हेलो गाइस। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी इसमें हम लोग देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. In other words, we can say that the momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. Symbol of momentum is P. P यहाँ पे P is equal to mass into velocity, right? This is formula. अब इसी को हम वर्ड में लिखेंगे. The momentum of a body is defined as the product of mass and velocity. जो हमने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, P इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी. ये मोमेंटम है, राइट? अब इसका एसआई यूनिट क्या? अगर इसको सिंबल में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? अगर हमें मोमेंटम का एसआई यूनिट लिखना है तो हमें इसका मोमेंटम पता होना चाहिए, इसका यूनिट पता होना चाहिए. एसआई यूनिट मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -1. ओके. अब इसी का अगर सीजीएस लिखना हो तो सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम. अब सीजीएस में बताया था मास का हो जाएगा ग्राम और वेलोसिटी का जल्दी बताओ क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड. या इसी को लिख लेंगे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर -1. ये हो गया मोमेंटम. एसआई यूनिट बात कर लिया, सीजीएस यूनिट हो गया. यह वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर लिख लेंगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास तो यहाँ स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे क्या है? मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके. अब इस मोमेंटम पे एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 किलोग्राम when he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन में दिया किलोग्राम, इसलिए मास हो गया. मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो गया. सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे. क्या दिया है? ये मास दिया है, मास m इज इक्वल टू 75 किलोमीटर, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. अब पूछा क्या है? व्हाट इज द मोमेंटम. मोमेंटम बताना, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं. सिंस मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी.
अब मास कितना दिया है 75, यहाँ पे 75, वेलोसिटी 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 1 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यूनिट से पता लगाएंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा, ऐसे ही है, थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अ बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम हैज अ मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास दिया है, किलोग्राम से पता चल गया, और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, मीन्स मोमेंटम दिया है। तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है, जो दिया हो क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। यहाँ मास दिया है, मास m इज इक्वल टू 25 kg, और यहाँ दिया है मोमेंटम p इज इक्वल टू 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालना है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। p और m दिया है तो रख देते हैं इसी में, तो p के प्लेस पे कितना रखेंगे 125, मास के प्लेस पे 25, वेलोसिटी निकालनी है, 25 को इधर भेज देंगे, 125 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 25 पॉइंट जा 25, 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा 5/1 यानी कि 5। इसको अब लिख लेंगे v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में मोमेंटम की ज़रूरत है, इसीलिए सबसे उसके पहले सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग मोमेंटम पढ़े हैं। ओके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ हम देखेंगे न्यूटन का, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। यानी कि जो मोमेंटम में चेंज होता है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन का मतलब क्या है, फिर हम सिंबॉलिक फॉर्म में, या फिर पहले कर ही लेते हैं साइड में। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या करते हैं, जो फोर्स होता है वह होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम टू द टाइम टेकन या टाइम। अब इस चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे हम वो वेलोसिटी में या फिर एक्सेलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लेते थे, वैसे इसमें आएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल हो गया p, चेंज करना ये डेल्टा लगा देंगे, फिर डेल्टा टी, टाइम में यानी कि उस दौरान जो टाइम लगा होगा, उस समय जो टाइम लगा होगा उसे कहते हैं चेंज इन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mv माइनस mu बाई डेल्टा टी, या टी लिख लेंगे क्योंकि इस बीच में अब जो टाइम लगा होगा। अब ये mv है, दोनों में मास है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे u है, कुछ समय बाद यानी कि टाइम t, आफ्टर टाइम t ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उस समय वेलोसिटी v होगी, मास तो सेम ही होगा, राइट। तो मास इंटू
वेलोसिटी ही तो क्या होता है, मोमेंटम। ये भी तो यहाँ का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम होगा और ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम होगा और ये इनिशियल मोमेंटम होगा, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। अब दोनों में टी कॉमन है, सॉरी एम कॉमन है, तो ये हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा v माइनस यू, और t को केवल हम इसके नीचे ले लेते हैं। अब ये कुछ होता है, ये पढ़ चुके हम लोग एक्सेलरेशन में, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इतने के प्लेस पे, यानी कि यहाँ पे इसके प्लेस पे a रख दें, तो ये हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, m इंटू ए। अब इसके बाद से ये रख दिया, रखने के बाद से हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम कह देंगे k m इंटू ए। अब अगर हम k के जगह पे 1 ले लें तो क्या होगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही मिल जाएगा। ये f इज इक्वल टू एम ए हमें डेरिवेशन मिल गया फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the proportional to the proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts, ठीक है। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place, यानी कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा था यहाँ पे, रेट का मतलब टाइम हो गया, चेंज इन मोमेंटम मतलब ये यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक। फिर यहाँ बोला है क्या, proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act, यानी कि जिस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, ये जो दिखा यहाँ पे बनाया था हमने 2 ऑब्जेक्ट, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इसका चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे निकाल चुके हैं, नीचे यहाँ निकाले थे नीचे, F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। अब फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में N लिखते हैं, न्यूटन को। और इसका CGS क्या होगा, CGS यूनिट हो जाएगा, जो सड़क पर सफ़ेद साड़ी में घूम रही औरत को क्या कहते हैं,
वेरी गुड वेरी गुड, वही क्या कहते हैं, डाइन, क्या कहते हैं, डाइन। ठीक है, तो ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स और ये हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। अब दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन ये है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन होता है, ये इसका न्यूटन और डाइन का। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके कई एप्लीकेशन है। जैसे अभी जो फॉर्मूला देखा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी, और ये अभी हम स्टार्टिंग में ही बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे उसका मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब जो क्रिकेट की बॉल होती है, जैसे मान लो ऊपर फेंके, ऊपर से जैसे आता फ्री फॉल होता है, तो ऊपर से नीचे आते समय इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका मोमेंटम बढ़ता है। क्योंकि अगर मोमेंटम की बात करें या फिजिकल टू एम ई, तो वेलोसिटी जैसे बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो जब ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो चोट भी यानी कि फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि मोमेंटम, ये जो फोर्स है मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड लॉ यही कहता है कि फोर्स जो है मोमेंटम पे डिपेंड करता है, तो मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो हाथ में चोट लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब हम बॉल को कैच करते हैं तो उसको पीछे खींचते हैं, पीछे की तरफ, पीछे ऐसे खींचते हैं, ताकि क्या हो, मोमेंटम रिड्यूस हो जाए। मोमेंटम रिड्यूस यानी कि उसको, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं और साथ ही साथ वेलोसिटी कम कर देते हैं, जिससे मोमेंटम चेंज हो जाता है और फोर्स कम हो जाता है और हाथ में चोट कम लगता है। लेकिन अगर वही सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो पहला एप्लीकेशन हो गया कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। दूसरा क्या हो जाएगा, अब जब हाई जंप करते हैं तो जैसे ऊपर से फिर नीचे आते तो अपने आप को नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि मोमेंटम को कम करते हैं। यहाँ भी अगर हम कहीं से जंप कर रहे हो, जैसे 2 मीटर 4 मीटर किसी हाइट से हम अगर जंप कर रहे हैं और उस पर जंप करते समय अगर नहीं बैठते हैं तो जो बोन्स है वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि हमारा मास भी है और मास के साथ वेलोसिटी भी है, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और इस वजह से ज़्यादा फोर्स बोन्स पे पड़ेगा। ठीक है, तो क्रैक भी हो सकता है, इसीलिए जंप करते समय बैठना ज़रूरी होता है। तो दूसरा हो गया केस ऑफ हाई जंप, in case of हाई जंप। ठीक है, फिर अगर और देखें तो चाहे हम बस में, ट्रेन में, वहाँ तो फर्स्ट लॉ भी लगता है, वहाँ इनर्शिया भी काम करता है। तो सीट बेल्ट जब हम बातें हैं तो उस केस में भी होता है, यानी कि जब हम यूज करते हैं क्या, यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स, यहाँ भी लगता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं जो डेराइव किया है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम में। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट फोर्स वुड बी to produce an acceleration of 4 meter
per second square in a ball. What force would be to produce an acceleration of a ball 4 meter per second square in a ball of mass 6 किलोग्राम। यानी कि मास यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, तो पूछा है फोर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। मास में m दिया है 6 kg और इसका एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना हमें क्या, फोर्स निकालना है, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma होता है और मास कितना है 6, एक्सेलरेशन 4, तो ये हो गया 24, फोर्स है तो न्यूटन हो गया। इसका ये भी हो सकता है फोर्स का 1 यूनिट, ये भी हो सकता है क्या, फोर्स का फॉर्मूला ma है ना, तो इसका किलोग्राम होगा, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक ये भी होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन को कभी कभी डिफाइन करने के लिए आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिफाइन हो जाता है। यानी कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इतना, यानी कि वही दोनों बराबर हो जाते हैं, राइट। ये है क्वेश्चन। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डाउन अ हिल विथ फिर से आ गया एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर in 20 seconds, find its acceleration, find the force acting on it। दो बार हो गया। एक इफ है, इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन। इसमें क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, इसमें बोला क्या पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट का मतलब हो गया इसकी वेलोसिटी 0 है और सांभा इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब देखते हैं मतलब। अब जैसे मानो ढलान पे है ना, बोला यहाँ पे क्या रोल्स डाउन, रोल्स डाउन का मतलब कोई ढलान होगा, ऐसे जा रहा होगा। जैसे किसी ब्रिज से अगर ऐसे हम नीचे आ रहे हैं तो ब्रिज से मतलब साइकिल ले गए, बाइक ले गए, बंद कर दिया, मुझे नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, ढलान बनाते हैं। ये है हमारा ढलान, इसके ऊपर है ट्रक, इतना छोटा सा ट्रक थोड़ी होता है, अरे मान लो यार छोटा सा ट्रक है, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है। अब ये लुढ़कना स्टार्ट किया है, मीन्स चलना, मीन्स रोल्स डाउन, नीचे जा रहा है, ठीक है, रोल्स डाउन अ हिल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फ्री फॉल जैसा ही है कुछ यहाँ पे। तो ऐसे जब नीचे आएगा तो यहाँ तक आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। तो 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब 20 सेकेंड दे दिया है, और क्या दिया है, और भी ये तो दिया है, रेस्ट बोल दिया है, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर उसके बाद से बोला 400 मीटर यानी कि डिस्टेंस हो गया, फिर ये दिया है कितना 20 सेकेंड, तो टाइम हो गया, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, या यस कह लो, ऐसे ही कह लेते हैं, क्या जाता अपना, अपने घर से क्या जाता है, कुछ नहीं। चलो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम हमारा यही है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u इज इक्वल टू 0, क्योंकि बोला है अ ट्रक स्टार्ट्स
फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, लिख दिया। अब डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख देते हैं। चलो भाई, ट्रेवल्ड एस इज इक्वल टू कितना दिया है, 400 मीटर दे दिया है। और टाइम दे दिया है, टाइम भी दिया है, टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड हो गया। अब मास दिया है कितना, इधर ये रहा, बोला है ना फाइंड द फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स तो पूछा है लेकिन यहाँ पे मास दिया, लिख लेते हैं, जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। तो मास m इज इक्वल टू 7 मीट्रिक टन है, 7 मीट्रिक टन, दिस इज टन, है ना। एंड एज यू नो दैट 7 मीट्रिक, 1 मीट्रिक इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 मीट्रिक जो टन है वो होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। तो 7 इंटू 1000 it will change into kilogram. Is it clear? Now multiply 7 this 1000 kilogram. तो we are getting this mass 7000, मतलब 7000 मिला ना मास। अब निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, ये भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अरे यार दिख रहा है, ये रहा, क्यों नहीं दिखेगा। एफ फोर्स निकालना है, FORCE फोर्स, एफ कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इधर इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, मास दे दिया है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एक्सेलरेशन, फिर हम मास, ये फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि मास दिया, एक्सेलरेशन चाहिए। F इज इक्वल टू ma से अगर फोर्स निकालना है तो मास दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ या इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये S डिस्टेंस है जो हमारे पास 400 है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, टाइम 20 है, 1/2। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना ही है, टाइम दिया है 20 का स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे धीरे 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 धीरे, ये मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो गया, 0 का 20 में होगा 0। अब ये हो गया 1/2 इंटू a, इसका पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, 2 से इसको हम काटेंगे तो 10 टाइम में जाएगा। अब इसे 10 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो ख़त्म, ये इस पोर्शन आ रहा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होते ही कितना आएगा 200, और साथ में a भी तो बचा है इंटू a, और इधर का 400। अब 200 को इधर भेजेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू, तो 0 से 0, 0 से 0, फिर 2 2 जा 4, तो क्या आया, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिल गया एक्सेलरेशन। अब क्या करें, अब करना क्या, भी पहली बात यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है फोर्स, फोर्स तब निकालना है जब इसका मास कितना हो, 7 मीट्रिक टन। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंस F इज इक्वल टू ma, अब फोर्स निकालना है, यम पता है 7000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 14000 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। अब ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ तो हर जगह हम लोग लगाते हैं। इसमें ये कहता है, क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी को एक थप्पड़ मार के देखो, दोबारा वो भी बोलेगा नहीं कि हम गांधी जी है, दूसरा गाल भी देंगे, दूसरे तरफ भी बजाओ। जैसे ही बजाओगे तुरंत वो भी एक बजाएगा। ये एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ का, राइट। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू एवरी एक्शन, to every action there is an equal and opposite reaction। मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जैसे ये देखो पेन से हम फोर्स लगा रहे इस पे, वो भी इस पे फोर्स लगा रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है। दिखेगा कैसे, बोट पे चला जाए। जब बोट से हम उतरते हैं तो बोट से उतरते समय अपने पैर से बोट को दबाते हैं, तो बोट रिजल्ट के तौर पे वो हमें आगे की तरफ क्या करता है, पुश करता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे बोट से हम उतरते हैं तो बोट को एक पैर आगे रखते हैं, एक पीछे, तो पीछे वाले पैर से बोट को दबाते हैं, तो रिजल्टेंट न्यूटन के थर्ड लॉ से एक बोट की तरफ से फोर्स हमारे पैर पे लगता है, जिसकी वजह से हम आगे आ पाते हैं। फिर अर्थ पे जो हम वॉक करते हैं, चलते हैं, अगर मान लो जैसे ये पैर ऐसे चलते ऐसे उठाते हैं तो ये दबा रहे हैं इससे, तो ये हमारे यहाँ पे फोर्स लगाता है, एक रिएक्शन फोर्स हमारे पैर पे, जिससे हम चल पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। तो जब हम चलते हैं तब भी लगता है, ठीक, हमारे फुट को फोर्स लगाता है। या फिर जब हम गन से कोई बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट के द्वारा, यानी कि बाई बुलेट एक्जर्टिंग अ फोर्स बाई बुलेट टू द बैरल, यानी कि जो बुलेट है वो आगे जाएगा, बुलेट आगे की तरफ गया तो पीछे की तरफ बैरल पे एक फोर्स लगता है। जैसे यहाँ से गोली निकलेगी तो ये इस पे फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, इसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये बॉडी को पीछे जर्क देता है। ठीक है, तो यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ है। अगर बलून ले लो, उसमें एयर ब्लो करके थोड़ा सा क्या, एक अगर खुला है, फिर बलून में एयर ब्लो करके फिर छोड़ दो तो बहुत तेज़ी से आगे भागता है। वो इसलिए क्योंकि जो बलून होता है कुछ इस तरह का, इसमें एयर ऑलरेडी फिल्ड है, तो जब इसमें एयर जब फिल करके छोड़ देंगे तो एयर चारों तरफ इधर निकलने लगेगा और ये इधर आगे भागेगा। यानी कि ये पीछे जा रहा है तो इसके रिजल्टेंट, यानी कि जैसे पीछे जाएगा तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो ये बलून भी आगे की तरफ जाएगा। ऐसे ही जेट में, यानी कि इसमें फ्लाइंग जेट में भी होता है। फ्लाइंग जेट यानी कि एरोप्लेन जो है, रॉकेट, इन सब में ऐसा ही न्यूटन का थर्ड लॉ ही वर्क करता है। तो लिख लेते हैं, जैसे when we walk on the ground, then our feet कह लो या फुट कह लो, बात एक ही है, pushes the ground इन रिवर्ट या बैक कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अर्थ पे चलते हैं तो पैर से फोर्स लगाते हैं उस पर, तो वो रिवर्ट में फोर्स लगाता है हमारे पैर पे। ठीक है, गन रिकॉइल कह सकते हैं, गन रिकॉइल। तो गन रिकॉइल वहीं से आता है रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि अगर ये बंदूक है, कुछ हमारा बंदूक ऐसे है, यहाँ से ये बुलेट निकला तो
तो बुलेट v वेलोसिटी से आएगी। तो जैसे बुलेट इसमें से निकलेगी, इस पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये बैरल पीछे की तरफ आएगा। तो इसी जो वेलोसिटी ऑफ बैरल होता है, वेलोसिटी ऑफ जो गन होता है, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन इसमें 2-3 एग्जाम्पल अभी और है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। बहुत एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे बोर्ड का हमने एग्जाम्पल दिया, शिप का एग्जाम्पल हो गया, हॉर्स पुलिंग कार्ट हो गया, मतलब कोई बैल है, ठीक है, जो बैलगाड़ी को आगे की तरफ पुल कर रहा है, तो उसमें भी लगता है। ठीक है, या फिर किसी को तुम खींचो तो वो भी तुमको उतने ही फोर्स से खींचेगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।